जरदारी डील के करीब है मगर इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। शेख रशीद एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। असल मामला क्या है, खोज लगाएंगे। हुकूमत IMF मुआहदे को अवाम दोस्त करार दे रही है, लेकिन मार्केट में गैर यकीनी हालात और बढ़ गए। ऑपोजिशन तो मुखालफत कर ही रही थी, कारोबारी लोग भी मुतमईन नहीं। आपको जल्दी से बताएं कि जरदारी डील के करीब हैं और वजीर आजम एनआरओ नहीं देंगे। शेख रशीद के एक ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुतज़ाद बयानात ने सबको थोड़ा कंफ्यूज सा कर दिया है, जिस तरह अब्दुल्ला भी कंफ्यूज हो गए थे। और इतवार के रोज़ वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा आसिफ जरदारी हसास मामलों पर बिलावल से कहलवाते हैं, खुद चुप हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनके साथ शहबाज शरीफ फार्मूला इस्तेमाल हो। आसिफ जरदारी को डील या डील के करीब देख रहा हूँ। मैं आसिफ जरदारी को भी डील के करीब देख रहा हूँ। पूरी तरह आसिफ जरदारी इस ख्वाहिश में है कि उसके साथ भी A² = A+B शहबाज शरीफ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाए। लेकिन साथ साथ शेख साहब ने भी ये कहा कि हालात जैसे भी हों इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा जी, एनआरओ नहीं करेगा इनके लिए। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से एनआरओ नहीं कहेगा, चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो। सवाल यह है कि अगर इमरान खान किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे तो शेख साहब किस जाविये से आसिफ जरदारी को डील के करीब देख रहे हैं। अगर वाकई जरदारी साहब डील या ढील के करीब हैं तो उन्हें ये रियायत दे कौन रहा है, ये बहुत अहम मामला है। इसी पे बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने वक्त दिया। उस्मान डार साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जरदारी साहब को डील या ढील मिलने वाली है। काबीना को ऐसी खबरें कहाँ से मिल रही हैं, ये पहले आप क्लियर कर दें। देखिए जी, शेख रशीद साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और माजी में भी वो प्रेडिक्शन करते रहे हैं और बाज़ दफ़ा अक्सर उनकी प्रेडिक्शन जो साबित होती हैं। लेकिन अभी जो वो बात कर रहे हैं डील या ढील की, तो उस पर तो प्राइम मिनिस्टर का एक वाज़िया बयानिया सामने आ चुका है। और पहले दिन भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कोई मुकाम नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, और डील के ऊपर वो एक क्लियर अपना स्टांस दे चुके हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि उन्होंने ये जो डील की बातें कहाँ उनके नोटिस में आई हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, आपने पहले भी देखा मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर भी बात हो रही थी इसी तरह से, और वो आखिरकार फिर वापस गए 6 हफ्ते की जो उनको रिलीफ मिली थी बिल की। और उनके जेल जाने के बाद मैं समझता हूँ कि अब मुल्क पाकिस्तान में डील और डील की जो क्या सराही हैं वो दम तोड़ जानी चाहिए। अच्छा डार साहब, कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि शेख साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म एनआरओ कभी नहीं देंगे, और फिर साथ भी उन्होंने ये कह दिया कि जरदारी साहब डील या ढील के करीब है। तो एक्चुअली जरदारी साहब की डील हो किसके साथ रही है, ये कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं जिसके वो करीब पहुंचे अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू शेख साहब? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये बेहतर तौर पे तो शेख साहब भी बता सकते हैं कि ये बात उन्हें कहाँ से देखने या सुनने में मिली है। हमारी हुकूमत का एक क्लियर स्टांस है। हमने 22 साल जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, और एंटी करप्शन ड्राइव का जो वादा हमने इस मुल्क और कौम से किया, इंशाल्लाह ताला वो पूरा भी करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के ऊपर जो माजी में का तासुर भी रहा, और एक अर्सा 10 साल में आपने देखा किसी सतह पे अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि नैब जो है वो काला कानून है या इसकी डोरियां कोई और हलार है। बुनियादी तौर पर इन दोनों जमातों का करप्शन पे जो बारियां लगा हुआ एक मुकमका था, उस दौर का अख्ताम हुआ। और अब ये जो एक डील और डील की बात हो रही है, ये कम अज कम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी के साथ भी डील और डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा उस्मान डार साहब, आपने कहा कि शेख रशीद सीजन पॉलिटिशियन है और वो खुद प्रेडिक्शंस करते रहते हैं, तो अगर शेख साहब के बयानात का हुकूमती पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, तो काबीना या वज़ीर आज़म शेख साहब से जवाब तलबी क्यों नहीं कर लेते? देखिए, शेख रशीद साहब की एक अपनी जमात है, उसके वो सरबराह हैं, वो काबीना का हिस्सा जरूर है,
लेकिन ये बयानात उन्होंने कभी भी बतौर कबीना के मेंबर नहीं दिए। मैं समझता हूँ ये शेख रशीद साहब की एक ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है, और जैसे मैंने आपको कहा कि माजी में भी उन्होंने प्रेडिक्शंस की, उनकी प्रेडिक्शंस दुरुस्त भी साबित हुई, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर शेख साहब कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो 100% दुरुस्त साबित हो। ये वो बेहतर तौर पे आपको बता सकते हैं कि ये जो डील और डील का आंसर जिस पे वो बात कर रहे हैं ये किधर से उन्होंने देखा है या सुना है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है कि वो कबीना का हिस्सा है, और चूँकि उन्होंने ये पर्सनल कैपेसिटी में बात की है, एक उनका ज़ाती स्टेटमेंट है, तो मैं नहीं समझता कि कबीना में उनसे पूछा जाना चाहिए या कबीना की जिस तरह आपने बात अच्छा चले दूर से उन्होंने बात की। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में बात की गई है और ये उनका ज़ाती स्टेटमेंट है, लेकिन आखिर में वजाहत के लिए सिर्फ ये आप बता दें कि जरदारी साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और हुकूमत का डील करने का या डील देने का कोई इरादा नहीं है, ये कंफर्म कर रहे हैं आप? फिर अगर अदालत की तरफ से आसफ अली जरदारी साहब को कोई रिलीज दिया जाता है, उनका नाम ECL में से निकालने के लिए कहा जाता है, तो चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, चाहे हमारी हुकूमत है, हम अदालती फैसलों का एहतराम करेंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, उसमें आपने देखा शहबाज शरीफ साहब का नाम निकाला गया, अदालत के हुक्म पे निकाला गया और वो मुल्क से भाग चुके हैं। और बुनियादी तौर पे वो जो बयानी है उनका जिसे मेरी सेहत ठीक नहीं है, पूरी कौम देख रही है कि किस तरह वो लंदन की सड़कों पे उछल कूद कर रहे हैं और शटिका का पेन का एक बहाना लगाकर वो बाहर रुक गए हैं। तो हुकूमत तो हमेशा इन लोगों की, ये जितने भी बाहर गए हैं, चाहे वो इसहाक डार है, हसन है, हुसैन है, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे सलमान शहबाज हैं, चाहे अली इमरान है, उनके दिमाग से सब आप देखें बाहर है। तो हुकूमत जो है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। हम किसी सतह पे भी NRO का या डील का इनको फ्री हैंड नहीं देंगे और ना ही इनके साथ कोई मुकम्मल करेंगे। लेकिन अदालत की तरफ से अगर कोई हुक्म आता है, चाहे वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, चाहे वो शरीफ बरादरान है, हुकूमत अदालती फैसलों का एहतराम करेगी। राइट उस्मान डार साहब, यानी आपने अपना दिया कि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान और IMF की डील जो हुई है उसके हवाले से पाकिस्तान और IMF का इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया और डॉलर की कीमत पर कंट्रोल ख़त्म होना और टैक्स वसूलियों में इजाफे पर ताजर बरादरी क्या रद्द अमल देती है, देखना पड़ेगा। फिलहाल हुकूमती अहदेदारों जो हैं वो इस डील को गरीब दोस्त करार दे रहे हैं। ज़रा सुन लें। लेट इसलिए हुआ, हमारी नेगोशिएशंस जारी रहीं क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का सबसे पहली कोशिश यही थी कि मतवासित तबके और गरीब तबके के ऊपर इसका बोझ ना आए। ये सारी चीजें हमने इस हवाले से की गई हैं कि कारोबारों के लिए, लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कम से कम नुकसान हुए जब हम IMF के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर दाखिल होंगे। IMF की शराइत के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट तय करेगी। पाकिस्तान को आइंदा 3 साल में पब्लिक फाइनेंसिंग की सूरत हाल में बेहतरी लाना होगी और टैक्सों का बोझ तमाम शोबों पर यकसा लागू करना होगा। हुकूमत माशी अहदाफ के लिए टैक्स वसूलियाँ बढ़ाएगी और टैक्स मराहत ख़त्म करेगी। चेयरमैन FPR शब्बर जैदी का कहना है कि बुनियादी तवज्जो डायरेक्ट टैक्सेस पर होगी और टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। ये चैलेंज है जिसकी जो लेते हुए मैंने अपना ये जो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की है और एक एग्रेसिव मैच है, इंशाल्लाह ताला इसको जीतेंगे। बुनियादी कोशिश हमारी जो होगी वो ये होगी कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं और वो लोग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रहे वो टैक्स दें। पाकिस्तान में ये माहौल के एक सेक्टर वो टैक्स से बिल्कुल बाहर हो या कोई सेक्टर अगर 100 देने की जगह पर 5 दे रहा है, 10 दे रहा है, तो हमें उससे दूर उसको हटाना है। आपको ये भी बताएं कि IMF के मुताबिक स्टेट बैंक को अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे और बैंक अपने फैसले करने में बाख्तियार होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक हफीज़ शेख ने बताया कि आइंदा बजट इजलास से पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है और एमनेस्टी स्कीम आखिरी चांस होगा और इसके बाद क्रैक डाउन करेंगे। और बिल्कुल ज़राए का भी यही कहना है कि यही सारी बातें हुई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन। इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट समीउल्लाह तारिक टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन किया और साथ ही हमें ज्वाइन करने हैं FPCCI के एडवाइज़र मज़हर अली नासिर।
दोनों टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। सबसे पहले समीउल्लाह तारिक साहब, आपकी तरफ आएंगे हम और आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुआहदा तय पाए जाने के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा, क्या इन्वेस्टर्स एक दिन के लिए मोहतात हुए हैं या फिर अब ये ट्रेंड है जो हम देखेंगे आने वाले चंद दिनों में? ये ऐसा है कि इस मुआहदे के साथ ही जो है वो काफी अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई है। तो इस तरह की कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट की डायरेक्शन आगे क्या होगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन्ड होगा। तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट से क्या मुराद है, क्योंकि पिछले किसी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। तो इस वजह से जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि एक्सचेंज रेट का डायरेक्शन क्या होगा, करेंसी ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हो जाएगी। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी जो रूमर मार्केट में फैल गई थी कि गवर्नमेंट ने एग्री करते इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे एग्री किया है, तो उसके हवाले से भी अनसर्टेनिटी है कि जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो आगे जाते हुए कितना बढ़ेंगे। मजहर अली साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत और IMF का इब्तदाई मुआहदा ऑब्वियसली तय पा गया है, उसी के बारे में हम बात करें। बिजनेस कम्युनिटी का इब्तदाई तासुर इस बारे में क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से बड़ा कॉशियस है। उसकी वजह ये कि जो डिटेल्स हैं IMF के मायदे की वो हमें क्लियरली नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी या आपके ऊपर 600 बिलियन के टैक्सेस मजीद लगा दिए जाएंगे। तो ये वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री और कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मजीद इंडस्ट्री के लिए बिजली की कॉस्ट और गैस की कॉस्ट बढ़ाई गई और मजीद टैक्सेस लगाए गए, तो पहले ही टैक्सेस के दबाव के अंदर सारे लोग आए हुए हैं और आप टैक्सेस उन्हीं लोगों से बार बार ले रहे हैं जो देते रहे। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के बगैर अगर आप ये करेंगे तो ये मुश्किलात में डाल देंगे टोटली बिजनेस कम्युनिटी को। आप इंडस्ट्री की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, ये जान लेते हैं हम समीउल्लाह साहब से भी। समीउल्लाह साहब, जो इब्तदाई तौर पर माहिदे के निकात सामने आए हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोगों का? अगर रिएक्शन हम जाने फर्स्ट हैंड, आप समझते हैं कि मईशत के लिए इन द लॉन्ग रन बेहतर होगा ये सब कुछ? IMF के हवाले से जाहिर है जो चीजें उन्होंने जो रेकमेंड की हैं उसके अंदर तो आम आदमी के लिए तो जाहिर है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ेंगी, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो आम आदमी के लिए तो डेफिनेटली ये थोड़ा टफ है। लेकिन ये कि ऑन द होल हमें लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर ही काम करना पड़ेगा कि किस तरह हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहे और किस तरह हमारा टैक्स नेट ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होता रहे। तो जो है किस तरह जो है हम दोबारा इस ट्रैप में ना फंसे और ये IMF प्रोग्राम हमारा आखिरी है और दोबारा इसकी जरूरत ना पड़े। मजहर साहब, आपसे भी लॉन्ग टर्म का ही पूछेंगे। जाहिर है ऑब्वियसली हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला मजबूरी में किया, मईशत को सहारा देने के लिए किया। सनतकार और ताजर ये देख रहे हैं कि इससे मुल्क को लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा, ये आप बता दें, आपको क्या लगता है? मैं नहीं समझता कि इससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म को देखना होता है। और आज पाकिस्तान के अंदर जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट की बात हो रही है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगी? अगर आप बिजली और गैस के दाम को बढ़ा देंगे और मजीद टैक्सेस लगाएंगे तो कौन पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएगा? और उसी के साथ साथ अगर एक्सपोर्ट की एनहेंसमेंट की बात करते हैं तो अगर मजीद टैक्सेस लगाए गए और अगर आप एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स नहीं भी लगाते तो जो उनको सप्लाईज देते हैं उसकी टैक्सेस के बढ़ने से मैं नहीं समझता कैपेसिटीज के अंदर कोई इन्वेस्ट करेगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स भी हो सकेगी। अच्छा मजहर साहब, फाइनल आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अब इस प्रोग्राम के बाद बिजली गैस की कीमतें बढ़ने का चांस है, टैक्स को ऑब्वियसली इजाफे के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे, तो कारोबार से मुंसलिक लोगों पर इसका असर कम से कम करने के लिए हुकूमत को क्या नया करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए। उसकी वजह ये है कि जितने आपके बिजनेसमैन हैं उनको कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप मजीद बिजली और गैस को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा होगा, जिससे इंपोर्ट के सामने आपकी कॉस्ट शायद उतनी ना हो सके और ना ही आप कंपैरेटिव रहें इंटरनेशनल सिनारियो में। तो बेहतर ये होगा कि आप बजाय इसके कि टैक्सेस को उन्हीं लोगों पे बढ़ाएं, आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स में जाएं और नए टैक्सेस नए लोगों पे लगाना शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने कारोबारियों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ट्रेडर्स हैं उनको फरहमी
आसानी और फरहमी मुहैया करें जिससे इंडस्ट्रीज चल सके। आज आपका GDP गिर चुका है बनस्बत लास्ट ईयर, और मैं नहीं समझता कि जब पाकिस्तान ही अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, तो बाहर से 5, 10, 15 कंपनियां लाकर आप FDI को इंक्रीज नहीं कर सकते। समी साहब, लास्टली आप ये बता दें, हमारे साथ मजहर साहब तो इतने ऑप्टिमिस्टिक हमें नहीं नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स भी देखने चाहिए जो कि उन्हें अच्छे पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। अगर ये डॉलर हमने फ्री फ्लोट कर दिया और स्टेट बैंक का कंट्रोल इससे ख़त्म हो गया, एक्सपोर्टर के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये सिनेरियो? देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं करते अपनी करेंसी की वैल्यू। तो शॉर्ट टर्म में खैर हमें शायद वॉलेटिलिटी देखनी पड़े, एक दफा शायद कुछ वीकनेस देखनी पड़े, लेकिन एक दफा अगर मार्केट बेस्ड इक्विलिब्रियम पे करेंसी आ जाएगी, इसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि ये जो एक्सचेंज रेट नजर आ रहा है नॉमिनल सामने, ये एक्चुअल मार्केट बेस्ड इक्विलिब्रियम पर ही है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये चीज ज्यादा अच्छी है अगर एक दफा हम फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी पे आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर डेवलपमेंट समीउल्लाह तारिक और FPCCI के एडवाइज़र मज़हर अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बेसिकली अभी आजकल हम आम ज़बान में बात करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इनकरेज कर रहे हैं और जो इंपोर्ट्स हैं उससे डिस्करेज कर रहे हैं। इंपोर्टेड चीज़ें आप अगर ख़रीदारी भी करने चले जाएं तो उनकी कीमतें आपको बहुत ही अनयूजुअली बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या करें कि जब तक हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल की नहीं होगी कि आप एक्सपोर्ट का सब्सटीट्यूट ले आएँ, किसको अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी अगर वो अच्छी क्वालिटी की होगी। आई वुड आल्सो से कि कभी कभार इस किस्म के वक्त आते हैं जब ऑब्वियसली एक चांस दिया जाता है लोकल इंडस्ट्री को उभरने के लिए। दिस इज दैट चांस, एब्सोल्युटली। हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें, चीज़ जिसका हम बहुत जिक्र करते रहते हैं और हम लोग को बड़ी पसंद भी आएगी। आज शाम में मैं एक और बात करूंगा, आप चीज़ की बात कर लें। हाँ, लेकिन चीज़ भी मतलब सारी चीज़ जो थी वो इंपोर्ट होती है। ऑल दो हमारी डेयरी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी है, अब वो इंपोर्ट्स मुश्किल पड़ गए हैं, नहीं आ रहे, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कम हो गए हैं, उस तरफ से बिल्कुल ही एक ब्लॉकेज लगा हुआ है। तो फिर अपनी इंडस्ट्री उठे, आपको पता है कि देयर इज अ मार्केट आउट देयर, सो मेक योर ओन। और हम बेसिक चैटर चीज मोज़रेला इनकी बात नहीं कर रहे, देयर इज अ होल लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ चीजेस जो कि दुनिया से आते हैं और यहाँ पे लोग खरीदते थे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोग लेते हैं तो उसकी डिमांड। अच्छा, और एक और ट्रस्ट डेफिसिट एक और चीज में है, शहद। एक इंपोर्ट हुआ हुआ एक ब्रांड है, मेरा पता नहीं क्यों उस पर एतमाद आता है। शहद एक ऐसी चीज है और हमारे दिमाग में क्योंकि हमने इतने फ्रॉड होते हुए देखे हैं शहद के अंदर कि लोकल शहद जो है ना, लोकल मैन्युफैक्चरर्स का शहद पता नहीं दिल नहीं मानता बस लेने के लिए। अच्छा, वैसे जाते जाते आपको आगे जा रहे हैं और ट्रिविया भी दे दूं कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो अब आप सोच ही लें कि हमारे पास इतना वो जो रॉ प्रोडक्ट आपको चाहिए उसमें हम माहिर हैं, अब उसको आगे चीज़ लेके चले ना, तो चीज़ एक चीज़ है जिसकी इंडस्ट्री डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। बैक और एक बात जिस पे बहुत बात हो रही है खासतौर पे सोशल मीडिया पे, तो बात फैली हुई है, लोगों के बहुत से ओपिनियंस हैं, उस पर हम भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इब्तदाई मुआहदे तय पाया गया है और माहिरीन के मुताबिक IMF की कड़ी शराइत की वजह से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। और माजी में इंतखाबी मुहिम के दौरान IMF से मुआहदों के बारे में इमरान खान नहायत सख्त मौक़िफ़ रखते थे। एक दफ़ा सुन लें फिर आपको बताते हैं। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अब जबकि इमरान खान हुकूमत भी IMF मुआहदे से कर रही है, IMF से मुआहदा कर रही है, तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि इमरान खान साहब को इनके पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं। सियासतदानों को उनके वादे और दावे याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी सियासतदान हो, अगर कोई माजी में और बात करता हो और हालिया एक्शन कोई और हो तो उसे याद दिलाया जाता है। लेकिन वज़ीर आज़म को इस मुआहदे की बुनियाद पर खुदकुशी कर लेने के ताने देने की मजम्मत होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, हमने कहा ये चलिए कोई खुदकुशी ना करें, लेकिन कल जो मुआहदा साइन किया है मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी कर लेते। लेकिन ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव आवर 2 सेंट्स और हम ये कहना चाहेंगे मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा, तनकीद आपका हक है, ज़रूर कीजिए, लेकिन इसके भी कुछ आदाब होने चाहिए। और यही नहीं, आपको साथ साथ ये बता दें PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी ट्वीट में कहा, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, सो हुज गॉट आवर PM ऑन सुसाइड वॉच देन, तो लिहाजा उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कर दी। और इसके अलावा ये भी बता दें कि JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि वो भी वज़ीर आज़म की खुदकुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जनाब
मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया था कि अगर मैं IMF की तरफ गया कर्जा लेने के लिए तो मैं खुदकुशी करूंगा। कौम इस इंतजार में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने काबीना समेत कब खुदकुशी करेगा। तो हम तमाम सियासतदानों को ये कहना चाहेंगे कि भाई तनकीद अपनी जगह, लेकिन उसकी भी कोई हद होनी चाहिए, वो हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के इस कदम पर अपोजिशन तनकीद कर सकती है, लेकिन उसको लिमिट्स में रहकर करनी चाहिए। लेट्स नॉट बी सो इनसेंसिटिव। मतलब इतना मेंटल इश्यूज हैं पाकिस्तान में। पहले मेंटल इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं करता था, मेंटल हेल्थ का कोई जिक्र किसी को पता ही नहीं होता था। अब जब ये चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो गई हैं, सो बी ए लिटिल मोर सेंसिटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट इट कि आप बड़े आराम से स्वीपिंग स्टेटमेंट में खुदकुशियों की बातें कर रही हैं। देयर आर पीपल आउट देयर जो कोई एक्चुअली ये कर रहे हैं, और आपकी इन बातों से कोई इनकरेज भी हो सकता है। डोंट डू दैट। थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। नॉट एन इशू जिस पे आप ऐसे ही बस मजाक तो नहीं हो रहा। और अगर आप मजाक नहीं कर रहे, सीरियस हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली। मूविंग ऑन, और आपको बताएं कि कबायली इजला की कौमी और सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी बढ़ाने का बिल मुतफ़क्के तौर पर मंजूर हो गया है, और हुकूमत और अपोजिशन इसी तरह समझदारी का मुजाहरा करके ऐवान चलाती रहें तो आवाम को सुकून का सांस मिलेगा। कबायली इलाकों की नशिस्तें बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असेंबली में इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया, और इस आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असेंबली में इजला से जनरल नशिस्तों की तादाद 6 से बढ़कर 12 और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 16 से बढ़कर 24 हो जाएगी। अच्छा जी, इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल पर इत्तफाक करने पर तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कौम कबायली आवाम के साथ खड़ी है। सारी पार्टीज का एक कंसेंसस है कि इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम इनकी सीटें बढ़ाए जाएं ताकि इनको एक रिप्रेजेंटेशन और आवाज़ मिले। किसी को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो उनको पाकिस्तान ओन नहीं करता, उनका पाकिस्तान में स्टेक नहीं है। ये जो एहसास है महरूमी है, ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कर रहे हैं। और अपोजिशन अरकान की जानिब से भी कबायली अजला को कौमी धारे में लाने के इक़दाम की हिमायत की गई। कबायली इलाकों से मुंतखब आज़ाद रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की जानिब से पेश किए गए आइनी तरमीमी बिल 2019 के हक़ में 288 अरकान ने वोट दिया। पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी आइनी आपको बता दें किसी आज़ाद रुकन की जानिब से पेश करदा आइनी तरमीमी बिल को हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक राय से मंजूर किया। इसी पर बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ही साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का रहीमुल्लाह साहब। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले फाटा की कौमी असम्बली की नशिस्तें 6 से बढ़कर 12 करने की तरमीम कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली है। तो ये बताएं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, बेहतर फ़र्क आएगा कोई? पहली बात तो ये है कि जब फाटा या कबायली इलाके का इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ था तो उनकी कौमी असम्बली में 12 नशिस्तें थी, और फिर जब इंतज़ाम का फैसला हुआ तो ये कहा गया कि ये नशिस्तें कम होके 6 रह जाएंगी। अब जो ये 26वीं आइनी तरमीम प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया, मंजूर हुआ इत्तेफाक राय से, उसमें ये कहा गया है कि ये सीटें फिर से 12 कर दी जाएंगी। 24 जनरल नशिस्तें होंगी कबायली अजला की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो इसका मतलब ये है कि जो साबका कबायली इलाके हैं इनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बढ़ा दी गई है। इससे ये होगा कि वहाँ के लोगों में जो एहसास महरूमी है उसको दूर करने में मदद मिलेगी और उनको भरपूर नुमाइंदगी हासिल होगी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बली में। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला है और इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बता दीजिएगा रहीमुल्लाह साहब के जो इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम किए जा रहे हैं वहाँ सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी ज़ाहिर होने वाले हैं। रिवायती तौर पर हमने यही देखा है गुज़श्ता कई दिहाइयों में कि यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों का ज़ोर रहता है। इस मरतबा भी ऐसा ही होगा या फिर जम होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इन इलाकों के किसी पार्टी को अपनी जगह बनाते देख रहे हैं आप?
देखिए, अगर हम जुलाई 2018 के इंतखाबात के नताइज देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन साबका कबायली इलाकों में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे और इनकी नशस्तें कौमी असम्बली में 12 में से 6 आ गई थी। और दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम थी, उनको 3 कौमी असम्बली की नशस्तें मिली थी। एक नशस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुई थी, बाकी लोग आज़ाद मुंतखब हुए थे। तो इन 24 नशस्तों में मुमकिन है कि फिर से सियासी जमातों को ज़्यादा नशस्तें मिलें। और असल मुकाबला तो यहाँ पर अब की बार भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का होगा। बाकी जमातें भी ज़ाहिर कोशिश करेंगी, उनको भी मुमकिन है इक्का दुक्का नशस्तें मिल जाएँ, लेकिन लग ये रहा है कि सियासी जमातों की हिमायत कबायली इलाकों में ज़्यादा बड़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। और आज़ाद उम्मीदवार अब भी होंगे मैदान में, ज़्यादा वही हैं जिन्होंने अभी कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार कम मुंतखब होंगे और सियासी जमातों के नुमाइंदों को ज़्यादा वोट पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार रहीमुल्लाह, आप हमसे बात कर रहे थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले दियत का मामला हुआ और अब शाहरुख जतोई की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई है। शाहजेब कत्ल केस लड़ने वाले बैकफुट पर आ चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस नज़र अकबर पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज टालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुर्तज़ा लाशारी और सज्जाद टालपुर की उम्र कैद को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। मुजरिमान ने 25 दिसंबर 2012 को तालिब इल्म शाहजेब को कत्ल किया था। मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज टालपुर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म दिया था और दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुलहनामा की बुनियाद पर तमाम मुजरिमान को बरी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और मकतूल शाहजेब के अहल खाना के दरमियान सुलह को मुअत्तल कर दिया था और स्टेट को इसमें फरीक बनाया गया था। लिहाजा कोई सुलह भी बीच में नहीं हुई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, इस पर हम जरा मजीद बात करते हैं। तजियाकार शहाब ओस्तू टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सब ये बताइएगा कि शाहरुख जतोई की सजाए मौत अब ऑब्वियसली यही बता रहे हैं कि उम्र कैद में बदल गई है, तो ये केस कई साल से ऐसे ही चल रहा था। अब आपके ख्याल में इसका यही बेहतर अंजाम हो सकता था या कोई और ऑल्टरनेटिव थे? ये केस काफ़ी मुनफरिद है एक तरह से। एक हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें मैं समझता हूँ एक नया एक ट्रेंड है या नया एक आप समझ लीजिए कि एक प्रेसिडेंट है। तो बहरहाल अब ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने उनको अब सज़ा जो पहले सज़ाए मौत थी उनको अब तब्दील करके उन्होंने कन्वर्ट किया है जो है उम्र कैद में। अच्छा शहाब साहब, ये बताइएगा कि इस मामले को ज़ाहिर सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर अंदाज में इसे उठाया, फॉलो भी किया, लेकिन दियत के मामले के बाद सब पीछे से हटते हमें नजर आए। इसमें असलहा और दहशतगर्दी का अंसर भी सर्टनली मौजूद था। फिर सिविल सोसाइटी के इस काम को क्यों अधूरा छोड़ दिया गया? सिविल सोसाइटी ने बहरहाल अपना एक रोल प्ले किया और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसको एक तरह से टेस्ट केस के तौर पे उठाया गया और बहरहाल अब जो है वो सज़ा तो हो गई और टेररिज्म के हवाले से जो ऑफेंसेस थे वो भी रिटर्न हुए और दियत और जो क्यास और दियत का जो कसास और दियत का जो मामला था वो बावजूद इसके कि उनकी जो भी एग्रीमेंट हुई थी वो मौजूद है और उन्होंने अपना एफिडेविट भी जमा करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सज़ा तो हो गई। तो अब मैं नहीं समझता कि इसमें सिविल सोसाइटी पीछे हटी। सिविल सोसाइटी तो रही, क्योंकि जो आपको मैंने पहले गुजारिश की कि जो फरवरी में साकिब निसार साहब ने जो सुओ मोटो लिया था उसमें जो एप्लीकेंट्स थे या जो इंटरवीनर्स थे वो सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे जिन्होंने कहा कि हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। तो सिविल सोसाइटी तो मेरे ख्याल में मौजूद रही। फ्यूचर लाहे अमल क्या होगा, अब क्या करना बेहतर होगा? क्या इस केस को छोड़ दिया जाए और शाहरुख जतोई को अपनी सज़ा कम से कम कराने की कोशिशें जो वो कर रहे हैं वो जारी रखी जाएं, या फिर कसूरवार को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है? टेररिज्म के ऑफेंसेस में या तो उम्र कैद होती है या सजाए मौत होती है। तो एक तरह से इनको उम्र कैद मिली है
अब जो है वो उनका हक है कि वो कानूनी तौर पे अगर उस पर अपील करना चाहते हैं, उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और इसी तरीके से प्रोसिक्यूशन का या स्टेट का भी पूरा राइट है कि वो अगर चाहे तो उसको प्रोसिक्यूशन केस की उस अपील में भी जो है वो उस प्रोसीडिंग्स को फॉलो करे और अपना केस कम अज़ कम जो इनका ये हुआ है उम्र कैद, उसको वो रिटर्न करवाएं और वो बरियत में तब्दील ना हो। तो ये दोनों पार्टीज का अपना राइट है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी राय कि इसको सिविल सोसाइटी इस पे जाए आगे या नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल में वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शाह वास्तु साहब शुक्रिया आपका। ये केस एक्चुअली टेस्ट केस था और लोगों की अपनी बड़ी पर्सनल जज्बाती इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में। इसके बारे में अपडेट तो हमने आपको दे दी। सिंध और बलोचिस्तान में HIV के केसेस के साथ साथ पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस पंजे गाड़ा है। मुल्क भर में इसी साल पोलियो के 15 नए मरीज सामने आए हैं। बजाय नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का वक्त आ गया है। एक जानिब जहां हुकूमत को इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने में बड़ी कामयाबी मिली है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 2 पोलियो केसेस सामने आने की तस्दीक के बाद इस साल सामने आने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 15 तक जा पहुंची है। और आपको बताएं कि कौमी इदारा सेहत ने इस बात की तस्दीक की कि पोलियो के 2 नए केसेस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में सामने आए और वायरस से मुतासर होने वाली एक बच्ची की उम्र 6 माह है। दूसरी जानिब एक 8 माह के बच्चे के भी पोलियो से मुतासर होने की तस्दीक हुई है, जिसके नमूने 26 अप्रैल को लिए गए थे। तशवीश की बात यह है कि गुज़िश्ता बरस पोलियो के 12 केसेस सामने आए थे और साल 2017 के दौरान ये तादाद महज 8 थी। तो ये बढ़ती चली जा रही है। इस साल सामने आने वाले केसेस को इलाकों के एतबार से देखा जाए तो 6 केसेस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, 4 कबायली इजला, 3 पंजाब और 2 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन तो है, बेसिकली चली जा रही है। इसी पे हम जरा मजीद बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा सबसे पहले कि पाकिस्तान बड़े अरसे से पोलियो के खिलाफ जंग लड़ा है, लेकिन इस साल मजीद 15 केसेस का सामने आना बता रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। तो हुकूमत कुछ कर रही है, कुछ नया कर रही है, क्या सोचा है आप लोगों ने? मुझे खदशा ये है, जो मैंने डेटा देखा है मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे पोलियो की सिचुएशन तशवीशनाक है, मुझे खदशा इस बात का है कि शायद पोलियो के केसेस और बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। और ये बहुत ही ख़तरे वाली बात है, बहुत ही तशवीशनाक बात है हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मौजूदा मनसूबाबंदी है और जो हमारे इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो कुछ इसमें ढील पैदा हुई है वो इस वजह से पैदा हुई है कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कैंपेन्स का, एक तो उसमें कुछ लचक पैदा हुई है और दूसरे लोगों की जो परसेप्शंस हैं पोलियो के बारे में, वो भी उनमें भी बिगाड़ पैदा हुआ है। लोग रिफ्यूज़ कर रहे हैं पोलियो के कतरे लेने के लिए और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम इन पे भी काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर मिर्ज़ा, आप हमारे साथ हैं तो फ़ायदा उठाते हैं और एक और भी एक कंसर्निंग इशू है, उसके बारे में भी बात कर लें। सिंध के बाद बलूचिस्तान से भी सैकड़ों अफराद के HIV से मुतासर होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली इट्स वेरी अलार्मिंग। ये मसला भी फैलता जा रहा है। क्या वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से राब्ते में है? कुछ पता चला है कि इधर हो क्या रहा है? पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो ये एक रिपोर्ट शाया हुई, हमारी तहकीकात के मुताबिक ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। वहाँ कोई नए केसेस सामने नहीं आए, बल्कि ये पुराने केसेस हैं। हमारे वहाँ पे 2 सेंटर है HIV/AIDS के लिए, एक कोयटा और एक तुर्बत, और हम दोनों सेंटर्स के साथ राब्ते में हैं और कोई वहाँ पे नए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। लिहाजा ये खबर तो मैं इसकी तरदीद कर सकता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान में HIV/AIDS का जो मसला है, मेरी हमेशा से इसके बारे में राय ये है कि हमारे यहाँ केसेस अंडर रिपोर्टेड हैं, यानी कि जितने केसेस हैं वो उतने रिपोर्ट नहीं हो रहे। और उसमें जो बुनियादी वजह हैं वो यही हैं कि जो टीके बार बार एक ही सिरिंज से लगाए जाते हैं, जो हमारा खून के जो ट्रांसफ्यूजन है उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली नहीं होती, और हमारे अस्पतालों में जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो सिस्टम है वो बहुत नाक़िस है। ये असल में वजूहात हैं कि, और जाहिर है कि HIV/AIDS के सिलसिले में
गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात जो हैं वो भी इसका मूजब बनते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो नंबर हमें मालूम है इससे कहीं ज़्यादा केसेस हैं पाकिस्तान में। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये सब मामलात एक से ज़ायद सूबों में हो जाएं तो क्या नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए? इसमें वफाकी हुकूमत को कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो एक्शन ले। जी बिल्कुल, जब ज़रूरत हो तो ज़रूर इमरजेंसी लगनी चाहिए पब्लिक हेल्थ के सीरियसनेस की वजह से। आपको शायद मालूम है या नहीं, लेकिन पोलियो के हवाले से 2011 से पाकिस्तान में ऑलरेडी एक इमरजेंसी का नफाज है और वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो मिल के इसके ऊपर काम करती हैं। HIV के हवाले से मैं नहीं समझता कि भी ऐसी सूरत हाल है कि हम कोई इमरजेंसी का नफाज करें, लेकिन एब्सोल्युटली अगर पब्लिक हेल्थ डिमांड करे तो हम इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत जाफर मिर्ज़ा हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पुराने ही केसेस हैं जो दोबारा रिपोर्ट हो रहे हैं, कोई नए केसेस नहीं है HIV के हवाले से। दैट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी। हाँ, लेकिन हम कल ना कर लें, हमारे पास टाइम नहीं रहा। कल करते हैं, कल कर लेते हैं बात। कुछ सस्पेंस तो छोड़ना चाहिए। हाँ, रोज तो मिलना ही है। So we are going to catch you same time tomorrow। सहरी हमारी साथ होगी इंशाल्लाह। Have a great day ahead. Yeah, see you.